हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 लेके आ रहा हूँ। ड्रग फॉर कफ, यानी कि चैप्टर का ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ। यानी यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7। अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। मैं गारंटी इसके साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी बैक नहीं आएगी, आप ऑल क्लियर हो जाएगी। आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। चैप्टर नंबर 7 है ड्रग फॉर कफ, DRUG, ड्रग फॉर कफ, COUGH। एक एक चीज़ मैं बोल के बताऊंगा, देखो लिखने से और आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ड्रग माने तो आपको सबको पता है। फॉर कफ हमें ये पता होना चाहिए कफ क्या होता है। ठीक है, कफ माने होता है खांसी। हिंदी में, हिंदी के साथ साथ भी लिखूंगा मैं, COUGH, कफ। कफ माने होता है ये खांसी। ठीक है, अब बात आती है खांसी क्या होती है। तो देखिए, जो खांसी है, जो खांसी हमारी होती है वो एक सुरक्षात्मक प्रतिवर्तक होता है। इंग्लिश में बात करूं तो कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। मैं लिख देता हूं COUGH, कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। कफ क्या होता है? कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसका पर्पस क्या होता है। इट इज पर्पस बीइंग एक्सपल्सन फॉर रेस्पिरेटरी सिक्रेशन फॉर फॉर्गन पार्टिकल। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, या तो जो सिक्रेशन होता है उसको बाहर निकालना होता है, या जो फॉर्गन पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। यही पर्पज होता है। लेकिन अगर आ जाता है तो आप इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। ठीक है, कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, जो फॉर्गन पार्टिकल्स होते हैं उनको, जो एयरवे है उससे बाहर निकालना होता है, या फिर जो सिक्रेशन हो रहा है उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब मेन टॉपिक हमारा ड्रग फॉर कफ। ड्रग फॉर कफ में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, एंटी टिश्यू। हमारा मेन आज का टॉपिक है एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? एंटी टिश्यू। ठीक है, एंटी टिश्यू से। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू क्या करता है? ये एंटी टिश्यू, इसका कार्य क्या होता है? ये हमारे जो कफ सेंटर उसको सप्रेस कर देता है। दूसरा नाम लिख सकते हैं COUGH, कफ सेंटर सप्रेस। सुप्रेसेंट्स, ये कफ सेंटर को दबाता है। ठीक है, कफ सेंटर, यानी कि एंटी टिश्यू को हम कफ सेंटर सुप्रेसेंट भी कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमने देखा कि कफ क्या होता है, खांसी। यानी कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्ट होता है एंड इज पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, यानी कि जो हमारे जो जो फॉर्गन पार्टिकल्स होते हैं उनको, यानी कि जो हमारा एयर वे है, यानी कि जैसे हमारा ये, जैसे कि सपोज दैट ये सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे लंग्स हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा, जैसे ये नजल कैविटी, यहाँ फेरिंग्स, यहाँ लैरिंग्स, और ये हमारा बेंड पाइप हो गया। फिर हमारी जो दो भागों में टटिया बट जाता है यहाँ पर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि एल्वोलाई, ये बहुत सारी चीज़ में होती हैं। तो क्या है, यानी कि जो या दो दो काम में करता है कफ, यानी कि जो खांसी दो काम करती है, या तुम्हारी जो लंग्स यानी कि जो सिक्रेशन कर रहा है उसको बाहर निकालना होता है, या फिर जो फॉर्गन पार्टिकल्स होते हैं जैसे यहाँ रेस्पिरेटरी यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं तो उनको बाहर निकालना होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एंटी टिश्यू यानी कि दवा की बात कर रहे हैं, यानी कि जो खांसी के लिए दवाएं कौन सी होती है? नंबर 1 एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू यानी कफ सेंटर सप्रेसेंट। कफ सेंटर सप्रेसेंट वे दवाएं होती हैं। कौन सी दवाएं होती हैं? जो हमारे कफ सेंटर को सप्रेस कर देती हैं, दवा देती हैं। तो उसमें पहली दवा कौन सी आती है? देखिए, अब देखो एक एक लाइन थोड़ी लिख देंगे हम इसमें।
दे कंट्रोल CONTRO कंट्रोल कफ COUGH दे कंट्रोल कफ। ये खांसी को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती हैं, खांसी को नियंत्रित करती हैं। और देखिए नॉट एलिमिनेटेड कफ COUGH, यानी कि ये हमारी खांसी को कंट्रोल करती हैं। यानी कि जो एंटी ट्यूशिया होती है वो खांसी को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये हमारी खांसी को ख़त्म नहीं करती हैं। ठीक है, अब इसमें पहली दवा कौन सी आती है? कोडीन, CODEIN, पहली दवा कोडीन है। ठीक है, ध्यान से समझना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, कोडीन, कोडीन में क्या है? अब सबसे पहले कोडीन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कोडीन क्या होता है भाई। तो कोडीन क्या है? कोडीन एन ओपियम एल्किलॉइड होता है। कोडीन क्या है? ये एक एन ओपियम एल्किलॉइड होता है। कोडीन, देखिए कोडीन एन ओपियम एल्किलॉइड होता है। ठीक है, ओपियम एल्किलॉइड होता है। ठीक है, और ये हमारी खांसी को कितने घंटे तक सुप्रेस कर सकता है? पता है कितने घंटे तक कंट्रोल कर सकता है? ओनली 6 आवर। 6 आवर्स तक ये हमारी खांसी को सुप्रेस्ड कर सकता है, 6 घंटे तक मात्र। ठीक है, अच्छा अब इस दवा को लेने के साइड इफेक्ट फिर हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे, साइड इफेक्ट। अच्छा, ये कोडीन हमने ली तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ रेस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तीसरी चीज़ ड्रोजीनेस हो सकती है। ध्यान से देखना, साइड इफेक्ट क्या है इसके? कॉन्स्टिपेशन, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, रेस्पायरेटरी हमारा स्लो हो सकता है इससे, ड्रोजीनोस हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसमें लिखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कोडीन हो गई, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ठीक है, फिर उसके बाद में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं? देखिए समझिए कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं कि यानी कि इस दवाई को हम किस पेशेंट को नहीं दे सकते, यानी कि दे तो सकते लेकिन देना नहीं चाहिए। जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है, यानी जिस व्यक्ति को अस्थमा हो, क्या हो? अस्थमा, उसको नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा डिमिनिश्ड रेस्पायरेशन। देखिए किसी किसी व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। एक बार सांस ले ली, छोड़ दी, फिर दूसरी बार में लेगा तो समय लगेगा। अगर जिस व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो डिमिनिश्ड है तो उस व्यक्ति को हम नहीं देंगे, अस्थमा वाले पेशेंट को हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए। अब इसका आता है इंट्रैक्शन। देखो जैसे हमारे डी फार्मा में अगर आप बात करें तो इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन भाई कुछ बंदे क्या करते हैं कि डी फार्मा करने के बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं और क्लिनिक टाइप में भी चलाते हैं, तो उनको ये इंट्रैक्शन पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पहले था, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी को हटा दिया गया है, उसमें ओनली फार्माकोलॉजी बचा है। ठीक है, तो इंट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, किस दवा के साथ में ये हमारी जो कोडीन है वो इंट्रैक्शन कर सकती है, किस दवा के साथ में इसे ना दें हम। तो उसके लिए मैं पेंटाजोसिन टेबल किसके साथ में नहीं देंगे हम? पेंटाजोसिन के साथ में कभी नहीं देना है। ठीक है, और ब्यूटोरफेनॉल के साथ में नहीं देना है इसे, ब्यूटोरफेनॉल के साथ में नहीं देना है। ठीक है, इन दवाओं के साथ में कभी इसे नहीं देना है। अगर इन दवाओं के साथ में अगर हम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक और दवा है हेलव्यूफेनिल।
फैन। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम। देखिए सबसे पहले जल्दी जल्दी देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा ड्रग फॉर कफ, यानी कि हमारी जो खांसी होती है उसके लिए दवाएं। सबसे पहले हमें खांसी के बारे में पता होना चाहिए। खांसी क्या होती है? तो कफ एक ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, यानी कफ एक ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, एक सुरक्षात्मक प्रतिवर्त होता है, ठीक है। अब ये क्या करती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है एयरवे से, ठीक है। अब देखिए उसके लिए दवा कौन सी है? नंबर 1 एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू कौन सी दवाएं होती हैं? एंटी टिश्यू वे दवाएं होती हैं जो कफ सेंटर को सप्रेस कर देती हैं, ठीक है, यानी कि दे कंट्रोल कफ। अब और ये क्या करती हैं? ये हमारे कफ को, खांसी को कंट्रोल करती हैं, लेकिन खांसी को खत्म नहीं करती, ठीक है। अब उसमें एक पहली दवा आती है कोडीन। अब कोडीन क्या होती है? कोडीन एन ओपियम एल्किलॉइड। कोडीन एक ओपियम एल्किलॉइड होता है। इसको देने पर हमारी जो खांसी है वो 6 घंटे तक सुप्रेस्ड रहती है, 6 घंटे तक दबी रहती है, 6 घंटे तक नहीं उठेगी, बंदा मस्त सोएगा एकदम बिंदास, ठीक है। अच्छा, इस कोडीन के साइड इफेक्ट क्या है? ज़्यादा ले लेंगे या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हर दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी यानी कि स्लो हो जाएगा, अच्छा ड्रोजीनेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब फिर इंट्रैक्शन क्या है, यानी कि इंट्रैक्शन यानी कि किस पेशेंट को नहीं देना? अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देना है, और जिसका डिमिनिश्ड रेस्पिरेटरी यानी कि इसका रेस्पिरेटरी स्लो हो उसको नहीं देना है। अच्छा, इंट्रैक्शन किस दवा के साथ में इंट्रैक्शन कर सकती है? ये पेंटाजोसिन के साथ में इंट्रैक्शन कर सकती है। पेंटाजोसिन के साथ जब दवा हम पेंटाजोसिन दे रहे हो तो इसको ना दें, या इसको दे दें तो पेंटाजोसिन को कभी नहीं देना चाहिए। अच्छा, ब्यूटोरफिनोल के साथ में नहीं देना चाहिए, यानी कि या हमने ब्यूटोरफिनोल दे दी हो तो इस दवा को कोडीन को ना दें, या फिर कोडीन दे दी हो तो इस दवा को ना दें, मतलब इंट्रैक्शन कर जाएगी, काम गड़बड़ हो जाएगा भैया, ठीक है। और ठीक है, इस दवा के साथ में भी इसे ना दें। क्लियर है? तो आज का हम इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ज़रूर आया होगा और इससे बेटर देने की कोशिश करूँगा।